गांधी जी ने कहा था द रियल इंडिया लिव्स इन विलेज। और अगर हमें इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है तो हमें रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा बिकॉज मेजोरिटी लोग जो थे वो रूरल एरियाज में रह रहे थे। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग रूरल डेवलपमेंट चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्यों इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है और कौन कौन से चैलेंजेस जो है हम फेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू रूरल डेवलपमेंट। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? देखो, रूरल डेवलपमेंट का मतलब है विलेजेस का डेवलपमेंट करना। और क्या डेवलपमेंट सिर्फ एक एस्पेक्ट से किया जाता है? मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता, वो सोशल डेवलपमेंट भी होता है। अगर हम देश के इकोनॉमिक विकास की बात करते हैं तो साथ साथ अगर कहें ना, सोशल डेवलपमेंट भी, जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हेन इट कम्स टू रूरल एरियाज हमें यही पैटर्न जो है वो फॉलो करना है। पर प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है? जब भी हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं कुछ चैलेंजेस, जिसमें दो आते हैं मेजर चैलेंजेस और दो आते हैं एमर्जिंग चैलेंजेस। मेजर चैलेंजेस जो कि बहुत टाइम से चल रहे हैं और एमर्जिंग चैलेंजेस जो कि नए चैलेंजेस है क्रिएट हो रहे हैं रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट। अब उसमें जो हमारे मेजर चैलेंजेस है वो है रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। और जो एमर्जिंग चैलेंजेस है वो कौन से हैं? वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब अब रूरल एरिया का दिमाग में क्या आता है? खेत होंगे, हरे भरे खेत हैं, वहां पे फार्मिंग एक्टिविटी चल रही है। पर क्या फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा भी और कोई वहां पे एक्टिविटी की जा सकती है जिनको हम कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी? और एक नई चीज आई है जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इन सभी के सभी चैलेंजेस को हम सम अप करेंगे डिटेल में और एक आइडिया लेंगे कि क्यों ये चैलेंजेस को खत्म करना हमारे लिए जरूरी है व्हेन इट कम्स टू रूरल डेवलपमेंट। सो देखो, एक्शन प्लान क्या है रूरल डेवलपमेंट का? देखो, डेवलपमेंट का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन और लिंकिंग रूरल एरियाज विद अर्बन एरियाज। ये तो हो गया पहले अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की। ओके, अब रूरल एरियाज की अगर अर्बन एरियाज के साथ कनेक्टिविटी होगी तो अल्टीमेटली जो एक्सेस है काफी सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। प्लस एज यू नो, रूरल एरियाज में मोस्ट ऑफ दी जो एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वो फार्मिंग के रिलेटेड होती हैं और वहां पे परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। अभी भी इंडिया में तकरीबन 45% परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन है। 55% अभी भी भगवान इंद्र देवता जी पर डिपेंडेंट करते हैं। अगर बारिश अच्छी होती है तो प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, अगर बारिश नहीं अच्छी होती तो प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होती। प्लस पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया इज जो है ना पावर हंग्री कंट्री। अब पावर हंग्री कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। उसके अलावा देखा जाए तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी रिसर्च की रिक्वायरमेंट है ताकि साइंटिफिक तरीके से हम एग्रीकल्चर को और ज्यादा इनहेंस कर सके। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्या जरूरत पड़ती है कि हमें रूरल एरियाज को डेवलप करना है? देखो, जब भी हम इंडिया की ना जीडीपी की बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया का जो जीडीपी है वो 7% के अराउंड है। मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं। अभी अराउंड इस जो क्वार्टर में 6.2 6.3% के अराउंड जीडीपी है इंडिया का। मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं कि अभी 7% जीडीपी चल रहा है, ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है इसमें सिर्फ 2% होता है। तो आप एक चीज देखो, अगर एग्रीकल्चर में हम थोड़ा सा और डेवलपमेंट करना शुरू कर दें, इसमें हमारा जो ग्रोथ है, जीडीपी है, और ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो अल्टीमेटली हमारे ओवरऑल जीडीपी में कितना ज्यादा इंपैक्ट जो है वो हो सकता है। पूरा इंडिया का जीडीपी 7% से ग्रो कर रहा है, बट एग्रीकल्चर का जो है जीडीपी वो कितने से ग्रो कर रहा है? वो सिर्फ 2% से ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल जीडीपी में बहुत बड़ा हिट पड़ता है। और इससे नुकसान ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता और इसी वजह से हमारे मेजोरिटी जो फार्मर्स है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है, बहुत कम पैसा है और वो सब्सिस्टेंस, मतलब एक किस्म से कहे ना गुजारे की जितनी अपनी फार्मिंग जो है वो कर पा रहे हैं। नाउ रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल क्रेडिट। पहले हम अपने मेजर चैलेंज पे आते हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार देना। फार्मर्स को अपनी फार्मिंग के लिए
कभी ना कभी उधार जो है वो लेना ही पड़ता है। तो क्रेडिट फॉर फार्मिंग इज व्हाट रूरल क्रेडिट मींस। सो क्रेडिट जो है ना फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है, बिकॉज एग्रीकल्चर सेंसस 2017 के अकॉर्डिंगली हमारे अराउंड 85% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं। इन छोटे फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेसिक्स के साथ साथ अपनी फार्मिंग को सस्टेन कर पाए, तो इसीलिए इन्हें सस्ते रेट पे क्रेडिट जो है वो मिलते रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो जेस्टेशन गैप होता है सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है। अब जेस्टेशन गैप का क्या मतलब है, जैसे अभी वीट की कल्टीवेशन जो है वो की हुई है, तो वीट का कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर एंड नवंबर बिगिनिंग में, मोस्टली नवंबर बिगिनिंग में वीट का कल्टीवेशन शुरू हो जाता है और हार्वेस्टिंग इसका अप्रैल मंथ में स्टार्ट हो जाता है, जब बैसाखी फेस्टिवल आता है मोस्टली। तो 5 महीने के अराउंड, 5 से 6 महीने के अराउंड जेस्टेशन गैप होता है, जिसमें फार्मर्स के पास कुछ ज्यादा काम करने को नहीं होता। इनके पास पैसा कब आएगा, जब जो क्रॉप होगी वो कटेगी और क्रॉप कटने के बाद देन ये बेचेंगे उसको एंड देन वो पैसा जो है कमाएंगे। पर इस दौरान इन 5 मंथ में अगर फार्मर के पास काम नहीं है और वो ऑलरेडी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, तो उसको गुजारे के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, और वो पैसा उसको कहां से मिल सकता है, रूरल क्रेडिट, अगर क्रेडिट उसको सस्ते रेट पे मिले। अब अगर टाइप्स ऑफ क्रेडिट की बात करें तो हमारे पास शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट वो क्रेडिट है जो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक चलता है। अब इसमें मान लो फार्मर ने सीड्स परचेज करने हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, या फिर फर्टिलाइजर्स परचेज करने हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, छोटी छोटी चीजें परचेज करनी है, जिसका पैसा 1 साल के अंदर अंदर वापस कर दिया जाए, तो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट में आ जाता है। फिर आता है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट बेसिकली 12 महीने से लेके 5 साल तक चलता है। अगर फार्मर ने कोई मशीन खरीदनी है या ट्रैक्टर खरीदना है, कुछ फेंस कंस्ट्रक्ट करने, फेंसेस का मतलब क्या है कि अपने फार्म के अराउंड उसने जाली लगवानी है ताकि कोई भी जो जानवर है वो वहां पे ना आके फसल को खराब करे, या फिर मान लो वेल डिगिंग करना है, वेल डिगिंग मतलब कुआं जो है उसको डिग करवाना है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट में बेसिकली 5 साल से लेके 20 साल तक अगर कोई परमानेंट चेंजेस जो है वो करना चाहता है फार्मर, तो परमानेंट चेंजेस के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिया जाता है। या फिर मान लो सपोज कोई फार्मर नई जमीन खरीदना चाहता है, तो उसके लिए उसको लॉन्ग टर्म क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब अगर क्रेडिट की बात चलिए ना, तो क्रेडिट ना 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक तो क्रेडिट होगा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, ये समझ लेना। प्रोडक्टिव का मतलब है कि उसने अपनी फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जो क्रेडिट है वो लिया है, और दूसरा है अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए। अब ये अनप्रोडक्टिव पर्पस का क्या मतलब है, इसमें फार्मिंग के लिए नहीं किया। मान लो सपोज आप रूरल एरियाज में ना बहुत सी सेरेमनीज चलती हैं, जैसे मैरिज सेरेमनी हो गई, इसमें बहुत बड़ा फंक्शन करना पड़ता है सोसाइटी को खुश करने के लिए। फिर उसके बाद बर्थ सेरेमनी हो गई, तो बर्थ में भी काफी सारे लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। इवन डेथ सेरेमनी हो गई, तो डेथ सेरेमनी में भी बहुत सारा जो हमारे रीति रिवाज चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन एरियाज के लोगों को बहुत ज्यादा कई बार सफर करना पड़ता है, बिकॉज सोसाइटी के नाम पे उनको ये सारी चीजें जो है वो खर्च करनी ही पड़ती हैं। होपफुली आपको ये 2 तरह की एक्टिविटीज पता लग गई है। प्रोडक्टिव में बेसिकली उनको फायदा मिल जाता है, बट अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में एक बार ही पैसा खत्म तो वो गया, उसके बाद वो पैसा वापस नहीं आने वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। सोर्सेज मतलब किन जगह से उनको जो क्रेडिट है वो मिलने वाला है। तो पहला हमारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल। देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल बेसिकली वो सोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना सरकार का कोई कंट्रोल है, ना आरबीआई का कोई कंट्रोल है, ओके, ना ही गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है। ये एक किस्म से प्राइवेट फाइनेंसर्स होते हैं, जैसे मनी लेंडर्स हो गए, बड़े फार्मर्स हो गए, देन बड़े शॉपकीपर्स हो गए, जिनके पास एक्सेसिवली भर भर के एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है और वो अपने पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसमें लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स और बड़े बड़े विलेज ट्रेडर्स आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट इंटरेस्ट का चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक के साथ इनको कंपेयर करूं, मान लो सपोज आपने एक बैंक से लोन लेना है 1 लाख रुपए का, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना % देना पड़ेगा, मान लो 15% देना पड़ रहा है। ये 15% क्या है, 1 साल का है, पर एनम है।
पर अब ये जो है मनी लेंडर्स लोग क्या करते थे, ये अगर 15% ले रहे हैं या 10% ले रहे हैं, 10 से 15% ले रहे हैं, वैसे कई केसेस में इनसे भी ज्यादा लेते थे, तो ये 10 से 15% पर मंथ लेते थे। वो एक साल का आप 10 से 15% दे रहे हो, मतलब 15% भी दे रहे हो तो 1 लाख का कितना बन जाएगा, 1,15,000 रुपए। पर ये लोग जो ले रहे हैं वो एक महीने का 15% ले रहे हैं, तो कितना बन गया, 15,000 तो एक महीने का बन गया। और अगर मैं 15 इंटू इसको 12 करूं तो 1,80,000 रुपए का इंटरेस्ट ही बन जाता है, प्रिंसिपल 1 लाख अलग से पड़ा है। दैट मीन्स साल के एंड तक आपको टोटल 2,80,000 रुपए पे करने हैं, ऐसी प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सारे जो है इन कैटेगरी में आते हैं। जब इंडिया में 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है उनसे सिर्फ 7% तक जो लोन्स है वो लिए जाते थे। दैट मीन्स 93% जो फार्मर्स थे वो किनके चक्कर में पड़ जाते थे, मनी लेंडर्स के। और मनी लेंडर खून पीते थे, उनका दबा के खून पीते थे। अब 66% के अराउंड आज के टाइम पे जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को। अभी भी स्टिल देखो आप 34% जो फार्मर्स है वो इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास फंसे हुए हैं। अब इसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बारी आई है, तो पहला आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है क्या, बेसिकली रूरल एरियाज में ये क्रेडिट सोसाइटीज बनती है। अब इसमें क्या होता है, काफी सारे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के पास पैसा होता है, वो पैसा क्या करते हैं, अपना एक जगह पे इकट्ठा करते रहते हैं, और जिस भी मेंबर को रिक्वायरमेंट होती है उसको पैसा मिल जाता है। तो बेसिकली फार्मर्स को ये रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया था। और करंटली 16 से 17% का जो रूरल क्रेडिट है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। इससे टाइमली क्रेडिट मिल जाता है, साथ ही साथ जो मनी लेंडर से, लैंडलॉर्ड से और जो बड़े ट्रेडर्स है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया जाएगा। देन फार्मर्स को अच्छी खासी क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी हर रीजन में, एंड साथ ही साथ एडिक्वेट क्रेडिट, मतलब जितना क्रेडिट चाहिए उतना क्रेडिट उनको मिल जाएगा। यह कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ऐसी बहुत ही ज्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया में अवेलेबल है। हजारों की तादाद में प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो इंडिया में है। फिर आते हैं एसबीआई और अदर कमर्शियल बैंक। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री अगर मैं बताऊं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था। ये 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। 1921 से पहले की भी हिस्ट्री है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। 1921 में इनको इकट्ठा किया गया और ये बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फाइन, उस टाइम ये प्राइवेट था। 1955 में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया और इसको बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज करने का कारण क्या था, सबसे बड़ा बैंक है, नेशनलाइज करने से सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा और सरकार का अल्टीमेटली काम वेलफेयर करना होता है। प्लस इसकी देखा देखी 1969 में 14 और कमर्शियल बैंक्स को क्या किया गया, नेशनलाइज किया। और फिर 1980 में जाके 6 और कमर्शियल बैंक्स जो थे, प्राइवेट थे, उनको नेशनलाइज करके सरकारी बनाया गया। आज के टाइम पे अगर आप पंजाब नेशनल बैंक देख लो, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो, उसके बाद और कौन से यूको बैंक देख लो, ये सभी वो बैंक्स हैं जो कि नेशनलाइज हुए थे इस टाइम के दौरान। तो ये फार्मर्स को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं और इनडायरेक्टली क्रेडिट सोसाइटीज को, जो हमने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज पढ़ी हैं, अगर मान लो उनके पास पैसा नहीं है तो बैंक उनको पैसा जो है प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आते हैं हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स। 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स जो थे वो इंडिया में आए, स्टार्ट हुए। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने रीजनल रूरल बैंक्स की स्टार्टिंग की। ये स्टार्टिंग करने के पीछे देखो लॉजिक क्या था, जो हमारे रिमोट और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उनमें एडिक्वेट क्रेडिट सप्लाई जो है वो करना, और आरआरबीज जो थे वो इस चीज पे फोकस कर रहे थे कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को पैसा जो है वो मिलता रहे। अब आरआरबी एक्ट के अकॉर्डिंगली आरआरबी किन किन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी, फार्मर्स, एमएसएमईज, लोकल क्राफ्ट्समैन, आर्टिशियंस, फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स एंड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इतने सारे लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा था क्रेडिट बाय रीजनल रूरल बैंक्स। बट व्हेन इट कम्स टू लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे थे। इनका मेन मोटिव क्या था, टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो अगर डिफरेंशिएशन आए तो आरआरबी का जो एम्बिट था वो एग्रीकल्चर से बाहर भी था, बट व्हेन इट कम्स टू लैंड डेवलपमेंट बैंक, इनका जो एम्बिट था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बेसिस पे था। नाउ नाबार्ड,
द फुल फॉर्म इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में, जुलाई मंथ में आई गेस। तो ये एपेक्स बैंक है रूरल क्रेडिट के फील्ड में, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बैंक ऑफ ऑल द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, वेयर एज नाबार्ड जो है वो रूरल क्रेडिट को लेके एपेक्स बैंक कंसिडर किया जाता है। अब मेन फंक्शन क्या है? एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर इंस्टीट्यूशनल प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। अगर किसी को फंडिंग चाहिए तो ये सबसे सुप्रीम बैठे हुए हैं, ये कहेंगे फंडिंग चाहिए तो हम आपको फंडिंग दे देंगे। अब ये मेजर्स लेते हैं ताकि जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है वो इंप्रूव हो सके। क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम क्यों इंप्रूव करने की जरूरत है? अगर मान लो सपोज सही फार्मर को पैसा चल गया तो बल्ले बल्ले है, अगर गलत फार्मर को पैसा चल गया तो भाई दिक्कत तो है ही है। कोऑर्डिनेट ऑल द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। अब कितने सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, उन सभी के सभी को एक तरह से कोऑर्डिनेट करके चलना। अल्टीमेट गोल इज टू प्रोवाइड रूरल क्रेडिट टू द फार्मर्स। लाइसेंस मतलब सरकार के साथ बना के रखनी एंड मॉनिटर करना। अगर मान लो नाबार्ड ने किसी को भी प्रोजेक्ट के लिए रीफाइनेंसिंग किया है, एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो उसको मॉनिटर भी करना कि यार ये काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। अब आरबीआई एंड रूरल क्रेडिट, देखो आरबीआई जब 1935 में बाय आरबीआई एक्ट बना था तो उस टाइम से ही आरबीआई लगातार जो है रूरल एरियाज के फील्ड में काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस फैसिलिटीज एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को प्रोवाइड करना, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का डेवलपमेंट करना, ये इसका काम है। एक्सपेंशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो और लॉन्ग टर्म हो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के मतलब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को एक किस्म से ना बैकअप देना कि मेरे को आपसे अच्छा काम चाहिए। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए ताकि अच्छे से डीलिंग की जा सके। रूरल क्रेडिट सर्वे करना कि कितने रूरल एरियाज की जो फैमिलीज हैं वो रूरल कवरेज में आ चुकी हैं। प्लस ब्रांच बैंक एक्सपेंशन करना, कोई भी अगर बैंक जो है वो अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, ब्रांच बैंक एक्सपेंशन का मतलब है किसी एरिया में जो बैंक है अपनी ब्रांच का सेटअप करता है और आरबीआई ना कुछ शर्तें रखता है ब्रांच के एक्सपेंशन सेटअप के टाइम पे। वो शर्तों में एग्रीकल्चर को प्रमोट करना भी एक बहुत बड़ी मेजर शर्त होती है। तो आरबीआई काफी टाइम से जो है वो सपोर्ट कर रहा है रूरल क्रेडिट के केस में। अगर मान लो सपोज कहीं से भी क्रेडिट नहीं मिल रहा, बैंक से नहीं मिला, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से नहीं मिला, आरआरबी से नहीं मिला या नाबार्ड से भी नहीं हेल्प मिली, तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, कुछ छोटी छोटी माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो चलते रहते हैं। अब ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या है, बेसिकली ये स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, अपना गुजारे जितना जो काम है खुद का वो कर सके। इंडिया के केस में ऐसे जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो लोग हैं वो इसको खुद सेटअप करते हैं जो कि बैंकिंग सिस्टम के अंडर नहीं आते और इसमें मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज है। अब मान लो सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 25 लोग हैं, वो बेचारे किसी भी बैंकिंग सिस्टम में नहीं आ रहे, वो क्या करेंगे, मान लो 1000 रुपया मंथली कह रहे हैं कि हम ना डिपॉजिट करेंगे और जिसको भी सबसे ज्यादा जरूरत होगी हम उसको प्रोवाइड कर देंगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की हेल्प खुद करो, रिसोर्सेज को पूल कर लो और करोड़ों लोगों को, करोड़ों पर्टिकुलरली विमेन को बेनिफिट हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंडिया में। समझ लगी इसकी? और सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करते, ये वुमेन के सोशल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। दीज आर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। जैसे ये कह रहा है कि अगर मान लो सपोज पंजाब नेशनल बैंक लोन नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप की अवेलेबिलिटी है। फिर आता है किसान क्रेडिट कार्ड। अगर मान लो किसी भी फार्मर को शॉर्ट टाइम के लिए क्रेडिट चाहिए, थोड़े टाइम के लिए उधार चाहिए, तो व्हाट विल हैपन, उनको किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया जा सकता है, पर हाँ जो एलिजिबल होगा उनको ही। अगर एलिजिबल नहीं है तो फिर उनको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। अब किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होगा कि उनको थोड़े टाइम के लिए, मान लो सपोज 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए तक की उनको लिमिट प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आप कभी भी बैंक का 1 लाख रुपए वापस ले सकते हो, यूज कर सकते हो एंड देन उसको वापस कर सकते हो। फार्मर्स को साथ के साथ पासबुक मिलेगी जिसमें उनका नाम, उनकी जमीन का सारी डिटेल, उनकी बोरिंग लिमिट और उनका वैलिडिटी पीरियड, ये सारा कुछ दिया होता है। ये तो सारा बेसिक जो अगर किसी को कार्ड मिलता है तो वो बताते हैं कि आपको इतनी बोरिंग लिमिट है, आपके कार्ड की मान लो 50,000 लिमिट है तो 50,000 से ऊपर आप नहीं निकलवा सकते।
या फिर आपकी मान लो सपोज कार की लिमिट 1 लाख है, ये तो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं निकलवा सकते। 1 लाख रुपया कितने दिन तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स जो किसान क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे है। नेक्स्ट इज रूरल बैंकिंग के कुछ बेनिफिट्स है। देखो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट काफी लंबा जो सफर है ना वो तय करके आया है। तो अजय देवगन जी बहुत खुश हैं इस चीज को लेके कि फाइनली इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज डूइंग समथिंग वंडर्स। 7% से 66% तक हम पहुंच गए हैं, जिसमें काफी सारे जो मनी लेंडर्स और महाजन है उन फार्मर्स को बचाया गया उनके डेट ट्रैप में आने से। तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है हमारे छोटे छोटे फार्मर्स को मिला है। प्लस इसने कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट किया है, जो पहले हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे। सबसिस्टेंस मतलब द फार्मिंग विच वाज डन टू फुलफिल द बेसिक फैमिली नीड्स। उसके अलावा हम अब बेचना शुरू कर रहे हैं क्रॉप्स को, मल्टीपल क्रॉपिंग के सिनेरियो में आ रहे हैं, ज्यादा क्रॉप्स को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसका एक फ्लिप साइड भी है ना। फ्लिप साइड ऑफ ये रूरल बैंकिंग आ गया। फ्लिप साइड ऑफ रूरल बैंकिंग क्या है? फर्स्टली अगर मान लो सपोज बैंक से लोन लेना है, तो बैंक से लोन लेने के टाइम पे भाई सिक्योरिटी तो देनी ही पड़ेगी। अब सिक्योरिटी में फार्मर क्या देगा? ऑब्वियस ही बात है, सबसे ज्यादा सिक्योर्ड उसकी चीज क्या है? लैंड। और अगर मान लो छोटे फार्मर से पैसा नहीं वापस किया गया, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट बैंक विल डू? बैंक क्या कर लेगा? इनका जमीन टेक ओवर कर लेगा। कोलेट्रल तो लेना ही लेना है ना बैंक ने, लोन ऐसे तो मिलेगा नहीं बिना कोलेट्रल के। देन सेकेंड, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म जो है ना उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो रहे हैं। आए दिन जब भी इलेक्शंस आते हैं तो एक चीज मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज की ना सबसे फेवरेट होती है, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। चाहे वो किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे वो सेंटर का इलेक्शन हो, हर बार ये चीज कही जाती है, जिसकी वजह से फार्मर्स कई बार ये मन में मात बना के बैठ जाते हैं कि यार समहाउ सरकार हमें ना जो है माफ कर देगी कर्जा हमारा, क्योंकि देयर आर मेनी फार्मर्स। तो फार्मर्स का वोट बैंक जो है वो मैटर करता है उनको, पर उससे जो है ना वो एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। बट वी हैव टू डू, हमें फार्मर्स को इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाना है कि वो अपना लोन वापस कर पाए, उनका इनकम इतना इंक्रीज कर दो, रेदर देन उनका बार बार कर्जा माफ करने से हम इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लेके आ रहे हैं। सेविंग हैबिट्स बहुत कम है लोगों की, बहुत कम है हमारे यहाँ सेविंग हैबिट्स। हम सेव ही नहीं करना चाहते, हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं, हमें पता ही नहीं अपना पैसा किस तरह से यूज करना है। प्लस काफी सारे फार्मर्स जो वो सुसाइड कर लेते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके। अगर मान लो सपोज उनसे कर्जा नहीं दिया जाता वापस तो उनकी जमीन ले ली जाती है। और पर्टिकुलरली ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, और वैसे तो फार्मर्स हर जगह पे सुसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए एक नीड ऑफ द आवर है कि फार्मर्स की इन सारी नीड्स को फुलफिल किया जाना चाहिए। और डिफॉल्ट रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जानबूझ के नहीं पैसा वापस करते। 50% आज के टाइम पे विलफुल डिफॉल्टर्स हैं फार्मर्स, जो पैसा दे सकते हैं बट पैसा दे नहीं रहे। किस लिए पैसा नहीं दे रहे? पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की वजह से कि यार सरकार आएगी, नई सरकार आएगी, हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। ओके, तो बहती गंगा में हाथ बहाने वाले काम जो है वो कर रहे हैं 50% लोग हैं ऐसे। सभी थोड़ा यार मजबूर होंगे इस चीज को लेके, कोई ना कोई तो इसका जो बेनिफिट है लूप होल का वो लेके जा रहा है। तो जो जो बेनिफिट्स लेके जा रहे हैं उन लूप होल्स को क्या करना है, हमने सेट करना है। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर के केस में नहीं है, इंडस्ट्री के केस में भी है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सारे के सारे जो सिस्टम में लूप होल्स की वजह से बेनिफिट्स लेके चले गए, हमारे देश का कितना पैसा लेके चले गए। सिर्फ फार्मर्स की बात नहीं है, ये सभी लोगों की बात है जिसपे बहुत ज्यादा वर्क करने की हमें रिक्वायरमेंट है। और अगर देखें तो जो 30% के अराउंड फार्मर्स है उनको ही लोन वेवर का बेनिफिट मिलता है, और 60% सिर्फ क्या ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल लोन्स ले रहे हैं। अगर 30% को लोन वेवर का बेनिफिट मिल रहा है तो 70% क्या कर रहे हैं, फालतू का वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। नाउ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होता क्या है? तो बेसिकली ये है एक प्रोसेस। अब प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैदरिंग करेंगे, गैदरिंग करेंगे और क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग में क्या करेंगे, जो स्ट्रॉ होता है, जो छिलका होता है ना हमारी फसल का, वो छिलका उतार के जो दाना है उसको अलग करना, दाना मतलब फूड ग्रेन को अलग कर देना। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रेड करते हैं, जिसको कहा जाता है ग्रेडिंग का प्रोसेस बेस्ड ऑन द क्वालिटी। तो एक दिन ना जहाँ पे फसल बिकती है मैं वहां पे विजिट कर रहा था, मेरे नोन थे, तो
उनके पास विजिट किया, तो उनका एक बहुत ही ज्यादा ना अच्छा टेक्निक होता है इसको ग्रेड करने का। पहले वो हाथ में उठाते हैं, देन खा के भी देखते हैं कि यार क्या एक्चुअल में क्वालिटी अच्छी है नहीं है। तो वो ग्रेडिंग का पूरा सिनेरियो समझा वहां पे जाके कि यार ग्रेडिंग एक्चुअल में ही ऐसे करते हैं फूड ग्रेन्स की। देन बताया कि हाँ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उसके हिसाब से रेट्स है वो डिसाइड होते हैं। फिर जब ग्रेड कर दिया उसके बाद पैकिंग की जाएगी, तो पैकिंग में लिख दिया जाता है ये कौन कौन से ग्रेड का है। फिर पैकिंग करने के बाद स्टोरिंग की जाती है, और स्टोरिंग करने के बाद जब लुक्रेटिव प्राइस मिल जाते हैं तो उसकी क्या कर दी जाती है, सेलिंग कर दी जाती है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फसल काटी और बेच दी, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में इंक्लूड कर देंगे। तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। फार्मर ने फसल काटी, हमें तो ये लगता है फसल काट दी साथ में बिक गई, बट नो, द प्रोसेस इज ह्यूज। फार्मर्स को काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है, और अगर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कहीं भी दिक्कत है तो फार्मर का नुकसान होना पक्का है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे यही चीज चलती थी। तो मोस्टली जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग थे वो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स जो थे वो चला रहे थे। अब फार्मर्स ने इनसे लोन लिया होता था भर भर के। जैसे हमने प्रीवियस डाटा में पढ़ा था 93% जो हमारे फार्मर्स थे वो इनसे कर्जा लेके बैठे थे। अब जब फसल प्रोड्यूस होगी, अब खुद समझो, मैं एक फार्मर हूं, ठीक है, मैंने किसी मनी लेंडर से पैसा लिया हुआ है, मैंने फसल उगाई, हार्वेस्ट किया। अब सबसे पहले मनी लेंडर मेरे को क्या कहेगा कि भाई अपनी फसल लेके मेरे पास आ जा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को बेचनी पड़ेगी डेफिनेटली उसको, क्योंकि मैंने उससे कर्जा लिया हुआ है, कंपल्शन बन गया मेरे लिए, मेरे को कर्जा भी उतारना है। अब क्या मेरे को वो पूरा पैसा देगा मेरी फसल का? कभी नहीं देगा। तो इस तरह से जो फार्मर्स थे वो जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करते थे। फॉल्टी वेइंग थी, वेट मशीन्स जो थी उसमें फॉल्ट किया जाता था जानबूझ के, जिससे फार्मर्स को नुकसान हो। अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जाता था। स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी। स्टोरेज फैसिलिटीज ना होने की वजह से काफी जो हमारा अनाज है वो सड़ जाता था फालतू में। और प्राइस इंफॉर्मेशन फार्मर्स को नहीं थी, उनको फोर्सफुली सेल करना पड़ता था लो प्राइसेस पे। उनको मार्केट में नहीं एक्सेस ही नहीं मिलता था, उनको पता ही नहीं लग रहा था यार प्राइस एक्चुअल में चल कितना रहा है। और जो मनी लेंडर्स है उनको क्या, उनके तो मजे हैं, उनको तो पैसा मिल रहा है ना, पहले ब्याज से पैसा कमा रहे हैं और उसके बाद बेचारे फार्मर को वहां पे भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हर चीज में एक्सप्लॉइटेशन जो है वो चल रहा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। पर अब मेजर्स क्या लिए गए हैं, सरकार, ऑब्वियस सी बात है हर चीज को सही होने में टाइम लगता ही लगता है। तो सरकार ने क्या किया, रेगुलेटेड मार्केट का सेटअप किया। अब रेगुलेटेड मार्केट में एपीएमसीज होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज। ये मंडियों को कहते हैं हम, अनाज मंडी बेसिकली, जहाँ पे जो फसल है बेची जाती है। तो सेल और परचेज किया जाता है यहाँ पे मार्केट कमेटी, जहाँ पे मेंबर्स होते हैं ट्रेडर्स, फार्मर्स और गवर्नमेंट, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स किए जाते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, हर टाइम, हर साल, आई गेस हर साल के अराउंड ना, जो वेट्स एंड मेजर्स होते हैं उनका टेस्टिंग होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, कि क्या ये जो वेट्स एंड मेजर्स है सही है या नहीं है, एंड देन उसको प्रॉपरली अप्रूव किया जाता है। इवन बैंक के केस में भी ना जो वेट्स एंड मेजर्स है उनको देखा जाता है, चेक किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स जो है डेवलप किए गए। मोस्टली अगर देखो आप सिटी के थोड़ा सा आउटर में जाके देखो तो वहां पे ये सारे रेगुलेटेड मार्ट, इस तरह की मंडियां जो हैं वो होती हैं, जहाँ पे काफी सारा फूड ग्रेन ड्यूरिंग द सीजन वहां पे अवेलेबल होता है। देन प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्यों चाहिए? हार्वेस्टिंग कर दिया यार, हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर रोड अच्छा होगा तो इजिली चल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे अच्छा होगा तो जहां पे फूड सरप्लस है और जहां पे फूड डेफिसिट है वहां पे भी जा सकता है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा खासा रोड का एक्सेस, रेलवे का एक्सेस मिलना चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो होनी चाहिए। देखो स्टोरेज फैसिलिटीज जैसे ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, स्टोरेज फैसिलिटीज अगर होंगी तो अगर मान लो सपोज एट अ टाइम फार्मर का जो प्रोड्यूस है नहीं बिक रहा, तो बाद में वो प्रोड्यूस को बेचा जा सकता है। इज दिस पॉसिबल और नॉट? डेफिनेटली पॉसिबल। और आपको पता है इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटीज कम होने की वजह से हर साल 10% जो फूड ग्रेन है हमारे सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और काफी सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी होनी चाहिए, फूड को प्रोसेस करने वाली यूनिट्स भी होनी चाहिए। जैसे टमाटोज है, टमाटोज को प्रोसेस करके केचप में कन्वर्ट कर दिया, पोटैटो को प्रोसेस करके चिप्स बना दिए या फिर फ्राइज बना दिए। ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स भी होने चाहिए जो फार्मर्स के इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं। देन आती है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, अब छोटे छोटे फार्मर्स मिलकर क्या करते हैं, अपना एक सोसाइटी बना लेते हैं।
अब इससे क्या होगा, फार्मर्स का जो बार्गेनिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक छोटा सा फार्मर है मान लो सपोज जिसके पास 2 फार्म है, अब अगर वो सामान बेचने जा रहा है मतलब अपने फूड ग्रेन बेचने जा रहा है, तो उसका वॉइस क्या होगा, वॉइस इन द सेंस उससे कौन बात करेगा, वो कहेगा छोटा सा फार्मर है कोई बात नहीं, थोड़ा सा सामान होगा इसके पास। अब ऐसे मान लो सपोज 25 फार्मर मिल जाए जिनके पास 2-2 खेत है, तो वो टोटल कितने बन जाएंगे, 50 खेत बन जाएंगे, 50 खेत के मालिक बन जाएंगे। एज अ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी वो अपना सामान बेचने जाएंगे, तो डेफिनेटली मार्केट में उनका से जो है वो रहेगा, मार्केट में उनकी वॉइस जो होगी वो ऊंची होगी। सो फार्मर्स क्या करते हैं, बेटर बार्गेनर्स बन जाते हैं और मार्केट से बेटर प्राइस जो है वो ले सकते हैं थ्रू कलेक्टिव सेल्स। और ऐसी जो मार्केटिंग सोसाइटीज है ना, तो वो अपने मिल्क के कोऑपरेटिव्स में देखे होंगे, अमूल के केस में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो मिल्क के केस में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। बट देखा जाए तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई ड्यू टू मेनी रीजंस। फंडिंग का रीजंस है, कई बार आपस में नहीं बन रही है, तो ऐसे कुछ रीजंस की वजह से इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। स्टिल देयर आर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज जो कोऑपरेटिव बेसिस पे अभी भी काम कर रही हैं। देन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, काफी सारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे एमएसपी। अब एमएसपी का क्या मतलब है, एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखो होता क्या है, जब फार्मर अपनी प्रोडक्शन करने के लिए तैयार होता है क्रॉप की, तो जैसे अब अक्टूबर में जो वीट थी, अक्टूबर नवंबर में वीट का कल्टीवेशन शुरू करना था, तो सरकार ने मान लो डिसाइड कर दिया कि आपको 2315 रुपी पर 100 kg हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर आपको इससे ज्यादा प्राइस मिल रहा है फिर तो आप इससे ज्यादा पे बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको इससे कम प्राइस मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें आगे इस वीट को बेचो, हम आपको ये प्राइस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो एमएसपी का मसला बहुत चल रहा है, फार्मर्स कह रहे हैं एमएसपी को लीगलाइज करो। एमएसपी अभी लीगलाइज नहीं है, एमएसपी किसी पे कोई लॉ नहीं बना हुआ कि पक्का फिक्स्ड लॉ है, तो इसलिए फार्मर्स रेगुलरली स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब एमएसपी पे फूड ग्रेन्स परचेज किए जाते हैं तो उससे बफर स्टॉक क्रिएट किया जाता है जो कि एफसीआई को गोडाउन्स में रखा जाता है। एंड देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, राशन की दुकानें के थ्रू, पीडीएस सिस्टम के थ्रू इस फूड ग्रेन्स को उनको प्रोवाइड किया जाता है जिनके पास पैसा कम है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं। अगर मान लो और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में, जैसे कोविड आया था या फिर मान लो कहीं पे फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, जहां पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है फूड ग्रेन की, तो यहां से उठा के वो फूड ग्रेन्स दे दिए जाते हैं। तो ये हमारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अभी भी कुछ प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, अभी भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, जैसे आपको बताया मैंने, प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स अभी भी अवेलेबल नहीं है, अभी भी फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स किए जाते हैं। अगर आप कभी ना एक मूवी है नायक, अजय आई एम सॉरी अनिल कपूर की, तो उसमें देखो वेट्स एंड मेजर्स से किस तरह से घपला किया जाता है। लैक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, स्टोरेज की कमी है, उसके बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग यूनिट्स की अभी भी कमी है, और अभी भी काफी सारी क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही फार्मर्स को। अभी भी फार्मर्स जैसे 66% हुआ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल अभी भी कितना है 34%, और 34% अभी भी जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ले रहे हैं। तो दैट मीन कहीं ना कहीं उनके पास एक्सेस नहीं है उस चीज का। प्लस 90% अभी भी जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो प्राइवेट ट्रेडर्स चला रहे हैं, 10% सरकारी कंट्रोल में है, और प्राइवेट जहां पे आ गया वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हो गई होगा। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। नाउ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अ रे ऑफ होप, अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। अल्टरनेटिव मतलब अगर मान लो सपोज मंडियों में नहीं बिकता, तो क्या कोई ऐसा डायरेक्ट एक्सेस है जिससे फार्मर बेच सके और उनको इजीली पैसा मिल सके, मतलब मिडल मैन को निकाल दो, मिडल मैन को निकालने के बाद डायरेक्टली फार्मर्स क्या कर सके, सेल कर सके। तो बेसिकली इसमें क्या है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो मिडल मैन से सफर कर रहे थे उसको खत्म करना है। डायरेक्ट सेल्स कर सकते हैं फार्मर्स ऐसे चैनल के थ्रू, डायरेक्टली नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से फार्मर्स कांटेक्ट कर सकते हैं, एडवांस पेमेंट्स उनको मिल जाती हैं ताकि उनको बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो मिल सके। अब ऐसी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी जैसे रिलायंस रिटेल हो गया, रिलायंस रिटेल, और भी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो रिटेल स्टोर्स चला रही हैं, जैसे मोर हो गया,
या फिर आधार हो गया, ऐसे कई चीजें जो है ना फार्मर्स इनको डायरेक्टली डी मार्ट वगैरह हो गया तो डायरेक्टली सेलिंग कर सकते हैं और ये इनको पैसा भी अच्छा खासा प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये मंडियां लगी होती है जिसमें डायरेक्टली फार्मर्स क्या है बेचते हैं। और इंडिया की काफी सारी स्टेट्स में जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों स्टेट्स में अपनी मंडी और बिग बाजार ये सारा चलता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रायथू बाजार ये चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तमिलनाडु में उजावर संडीज ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो देयर आर स्टिल डायरेक्ट जो चैनल्स है वो अवेलेबल है। प्लस उसके साथ नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज तो वही है, जैसे रिलायंस हो गया, वॉलमार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया। इनमें क्या होता है और ज्यादा एक्सेस मिल जाता है फार्मर्स को और ये पैसा भी अच्छा खासा प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि आपको जितना भी पैसा मिला है आपको रीएलोकेट करना है। उसको रीएलोकेट का मतलब है आपके पास जो भी रिसोर्सेज पड़े हैं जरूरी नहीं आपको सिर्फ फार्मिंग में ही लगाने हैं, एक ही चीज पे लगाने हैं, आप उसको रीएलोकेट करो ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, अनसर्टेनिटी नहीं रहे किसी चीज में। तो बेसिकली ये दो तरह से किया जा सकता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। ना क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन में कहा जाएगा कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग अडॉप्ट करो। Why there is a need of multiple cropping? तो मल्टीपल क्रॉपिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर सिंगल क्रॉप करेंगे, अगर फेलियर हो गया, अगर प्राइस ना मिला तो कहां पे गए? लुट गए, पैसा नहीं मिला, दिक्कत क्रिएट होगी। पर अगर मल्टीपल क्रॉपिंग है तो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या बेनिफिट है यार, जिस क्रॉप का ज्यादा बेनिफिट है ना, जिस क्रॉप से ज्यादा प्राइस मिल रहा है उस क्रॉप को कल्टीवेट करो, ये बेनिफिट होगा मल्टीपल क्रॉपिंग का और मार्केट में आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। जरूरी थोड़ा है कि आपको सारा पैसा एग्रीकल्चर से कमाना है, आप डाइवर्सिफाई करो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को। उसको कैसे किया जा सकता है अगली स्लाइड्स में हम देखते हैं। तो अब देखते हैं हमारे इमर्जिंग चैलेंजेस, जिसमें सबसे पहला हमारा चैलेंज आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, कैटल रेयरिंग, गोट शीप रेयरिंग, ये सारे लाइफ स्टॉक के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। मतलब पशु, ये फोटो लगाई हुई है, शीप, गोट्स, काउस, बफेलोज, पोल्ट्री, तो ये सारा लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आएगा। पोल्ट्री सबसे ज्यादा है 58%, कैटल 24% एंड गोट एंड शीप 16%। अब इसको कहा जाता है मिक्स क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जिसमें लाइफ स्टॉक भी है और क्रॉप फार्मिंग भी जो है वो इंक्लूडेड है। मतलब फार्मिंग भी हो रही है और जो ये पशु हैं इनकी हेल्प से पैसा भी और कमाया जा रहा है। मोस्टली ये सेमी एरिड रीजन में की जाते हैं। सेमी एरिड रीजन मतलब जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो साल में एक बार पॉसिबल होता है, जब बारिश आएगी तभी एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा, उनके पास परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है काफी सारे फार्मर्स का, जिससे ये 70 लाख है, 7 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है। काफी सारे बेनिफिट्स जो फार्मर्स है वो ले रहे हैं। पंजाब में भी बहुत चलता है, ऑल्दो पंजाब इज नॉट अ सेमी एरिड रीजन, बट सिर्फ पंजाब में काफी सारे फार्मर्स जो हैं ये लाइफ स्टॉक और क्रॉप फार्मिंग साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो डेयरी सेक्टर, अगर हम बात करें कैटल रेयरिंग की, तो डेयरी सेक्टर में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है। 1951 से लेकर 2016 तक जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो 10 टाइम इंक्रीज हुआ है। रीजन था इसका ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है नेक्स्ट में देखते हैं। पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर से जुड़ी हुई है। पहली बात है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी क्यों है? बिकॉज हमारे पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है, पुअर है, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे, एंड देन वी हैव डेफिशिएंट वेटरनरी केयर। वेटरनरी केयर का मतलब है कि हम एनिमल्स को प्रॉपर डॉक्टर्स की जो फैसिलिटीज है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। हमारे रीजन में भी जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे 1 या 2 डॉक्टर्स होंगे, वेटरनरी डॉक्टर्स। तो अब 1 या 2 डॉक्टर्स, अब पॉपुलेशन तो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा है, अगर प्रॉब्लम आती है तो वो किस तरह से हैंडल करते हैं, उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होता है। प्लस मीट, एग्स, वूल और अदर बाय प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर बन रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा काम है।
इंडिया में एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये सारी चीजें। सो वे अहेड इसका क्या होना चाहिए, देखो हमें पहली बात तो टेक्निकल नॉलेज पे इस पे वर्क करना है। अगर हम मैं बात करूं जैसे ना यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बात होती है देसी ते विदेशी। देसी मतलब कि जो यार इंडियन कैटल का जो वीट मिल्क है वो कम है, वेर एज अगर विदेशी फॉरेन काउज या बफेलो देखे तो उनका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो हमारे से ज्यादा है। ऐसा क्यों? लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, अच्छा खासा खाना नहीं मिलता होगा, चारा नहीं अच्छा खासा मिलता होगा, और टेक्नोलॉजी में हमारी कमी है। तो इस वजह से इसको इंप्रूव करना है, और साथ साथ जो उनकी वेटरनरी केयर है इस पे भी हमें जो काम है करना है। अब नेक्स्ट है जो हमारा ऑपरेशन फ्लड रह गया था। ऑपरेशन फ्लड जो था 1966 में गुजरात में लॉन्च हुआ था, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन का भी नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या था, छोटे छोटे फार्मर्स जो थे या छोटे छोटे मिल्कमैन जो थे जिनके पास थोड़ा थोड़ा दूध होता था, तो वो क्या करते थे, एक जगह पे सारा मिल्क लेके आए, एक जगह से मिल्क फार्म में दूसरी अलग अलग जगह पे बिकने गया, और इससे ही क्रिएट हुआ एक इंटरनेशनल ब्रांड जिसका नाम था अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो वर्गीस क्यूरिन जिनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने इस ऑपरेशन फ्लड की स्टार्टिंग की थी, और इसका एपिसेंटर जो था वो गुजरात में था। इसमें और भी स्टेट्स इंक्लूड हुई जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, ये स्टेट्स हैं। और अमूल जैसे ही आप काफी सारी, अब जिस जिस स्टेट्स में रहते हो, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप जिस जिस स्टेट्स में रहते हो वहां कुछ पैकेट्स मिलते होंगे दूध के। जैसे हम पंजाब में है, यहाँ पे वेरका बहुत फेमस है, हरियाणा में जाओ तो वहां पे वीटा फेमस होता है, दिल्ली जाओ वहां पे मदर डेयरी फेमस है अमूल के साथ साथ। अमूल तो चलो नेशनल लेवल पे चल रहा है। तो ये बहुत सारी कोऑपरेटिव्स और भी अवेलेबल है, जिससे जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो स्मॉल मिल्कमैन है उनको हेल्प मिलती है अपना दूध को सही सप्लाई करने में, और अच्छा खासा रेट्स जो उनको मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज फिशरीज। अब फिशरीज में क्या है, बेसिकली दो तरह के सोर्सेज है, एक तो इनलैंड और एक है मरीन। इनलैंड 65% टोटल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और मरीन जिसमें सी और ओशन आ जाता है वो 35% टोटल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इनका 0.9% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। विमेन वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है फिश मार्केट्स में, बहुत ज्यादा विमेन वर्कफोर्स है, और 60% जो एक्सपोर्ट है मार्केटिंग की, और 40% इंटरनल मार्केट है, उसमें विमेन वर्कफोर्स का काम होता है। अब इनलैंड और मरीन में क्या डिफरेंशिएशन है, आप ये देखो, आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लू लाइन जो है, ब्लूइश लाइंस आपको दिख रही है, ये रिवर्स है, हमारे रिवर सिस्टम है, और लेक्स भी होंगे और पॉन्ड्स भी होंगे। यहाँ पे ऑब्वियस है ना, रिवर में मछलियां मिल जाएंगी तो फिशिंग की जाती है। प्लस हमारी जो स्टेट्स हैं जो कोस्टल एरियाज में है, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, देन उसके बाद कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सभी एरियाज में मरीन, ये देखो गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड देन वेस्ट बंगाल, इन एरियाज में काफी सारा जो मरीन फिशिंग है वो किया जाता है। पर जहां पे अगर मान लो सपोज ये सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूशन है, तो कोई ना कोई ड्रॉबैक्स भी होंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम है रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इस एरियाज में भी, और लो पर कैपिटा अर्निंग्स, इतनी ज्यादा जितनी देखने को लगती है ना कि काफी पैसा कमा रहे होंगे, पर नहीं पैसा इतना कमाया जाता। लेबर मोबिलिटी की शॉर्टेज है, लेबर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकती। इलिटरेसी बहुत है, ओवर फिशिंग की वजह से। मान लो सपोज इस एरिया में फिशिंग कर रहे हैं, तो लगातार अगर इस एरिया में फिशिंग कर रहे हैं तो वहां पे जो फिश है खत्म हो जाएंगी, और प्लस पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। सजेशंस क्या हो सकते हैं? इनको सस्ते रेट पे क्रेडिट दो ताकि ये और ज्यादा अपना टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सके। इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दो, जैसे एग्रीकल्चर के केस में हुआ, रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन गए थे। टेक्नोलॉजी को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्यों है, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। देखो हमारे कुछ एरियाज होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ये एरियाज देखा जाए, लेट से यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, ये मान लो सपोज हमारे एरियाज है इंडिया के सी बाउंड्रीज है, और यहाँ पे है मान लो श्रीलंका की सी बाउंड्री। अब जिसके पास मान लो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, अच्छी खासी बोट नहीं होगी, जीपीएस की फैसिलिटी नहीं होगी, वो बेचारा क्या करेगा, फिशिंग करता करता यार एरिया में यहाँ पे पहुंच जाएगा, श्रीलंका के इंटरनेशनल बाउंड्री में पहुंच जाएगा। श्रीलंका के इंटरनेशनल बाउंड्री में पहुंच गया तो पकड़ लिया श्रीलंका ने। फिर क्या न्यूज आती है, भारतीय मछुआरों को श्रीलंका ने पकड़ा। या फिर यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे और भी दिक्कत है, यहाँ पे कौन सा है देश, पाकिस्तान, तो ये तो वैसे नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हमें सॉर्ट आउट करनी है। नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स
और जो फ्लावर्स है उनका प्रोडक्शन करना। टोटल 6% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है हॉर्टिकल्चर। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। मैंगोज, बनानास, कोकोनट, कैश्यू नट्स और वैरायटी ऑफ स्पाइसेस जो वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है मिल्क से। तो 3 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए इसमें। काफी सारी इनकम जो है फार्मिंग फैमिलीज की इंक्रीज होती है और फिर से वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। 20% टोटल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो हॉर्टिकल्चर से जनरेट होती है। दैट मीन हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ा मेजर एरिया है जहां पे काम होता है। पर प्रॉब्लम्स क्या है? हम ना एक्रिएज लूज कर रहे हैं। एक्रिएज का मतलब क्या है? एरिया अंडर कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर के लिए जैसे फ्रूट्स, फ्लावर्स और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम उन एरियाज को चूज कर रहे हैं जहां पे कभी पल्सेस का प्रोडक्शन होता था। क्योंकि यार पल्सेस को ना मैं कई बार ना अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ जो फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता है कि व्हाई नॉट पल्सेस? आप व्हीट राइस का प्रोडक्शन क्यों करते रहते हो? तो वो कहते हैं कि पल्सेस का प्रोडक्शन ऑल दो बेनिफिशियल बहुत है बट इस पे मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और देख रेख बहुत करनी पड़ती है। तो इस वजह से लोग इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं और इस वजह से हमारा जो एक्रिएज है दैट इज एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। और पल्सेस जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्सेज है किसके लिए? जो लोग वेजिटेरियन है और सस्ता भी है, सबसे सस्ता सोर्स भी है। और अगर पल्सेस यहाँ पे खत्म हो जाएंगी और हमें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, अब डेफिनेटली डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो अगर आप कभी भी मार्केट में जाते हो तो मार्केट में जाते हुए देखते होंगे ना यार पल्सेस के रेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। फिर घर पे जाके कोसते हो मोदी जी ने ना पल्सेस के रेट को बढ़ा दिया, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे मार्केट फोर्सेस भी बैठी हुई हैं इस चीज को देखने के लिए। मोर ओवर हॉर्टिकल्चर को एनहांस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी जो है वो चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो रही हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ओ भाई ये क्या लग गया? एनाबेल और ये तात्या बिच्छू। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये डॉल मेकिंग और सोप मेकिंग जो है वो भी की जा सकती है। ओके, गुड्डियां नाल पटोले, तो ये बनाओ। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ज्यादा कुछ बड़ा खास काम नहीं करना पड़ता, छोटे लेवल पे काम किया जा सकता है और पैसा भी कम लगता है और अल्टीमेटली अर्निंग्स भी जो देखने को मिलती है। जल्दी से इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 21st सेंचुरी इज द एज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का ही काम है, सभी लोग इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, तो रूरल एरियाज में इंटरनेट से क्यों नहीं डेवलपमेंट हो सकती? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। किस तरह से? प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए, वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए, सॉइल में न्यूट्रिएंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट यूज कर सकती है उन एरियाज में जहां पे फूड इनसिक्योरिटी और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना हुआ है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फूड इनसिक्योरिटी वाले एरियाज में किया जा सकता है। PYQs में मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि क्या है उसमें, ताकि जितनी भी इमरजेंसी आती है उस पर एक्शन लिया जा सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की जा सकती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके। मान लो सपोज एक रूरल एरिया में बंदे ने ऑफिस खोल लिया जिसमें वो क्या कर रहा है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा है, किसकी? एग्जाम्स के लिए। प्रिंटिंग कर रहा है, प्रिंट आउट्स निकाल के दे रहा है, या रेलवे का टिकट बुक कर रहा है, फ्लाइट का टिकट बुक कर रहा है, रूरल एरिया में बैठा हुआ है बंदा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो इस तरह से इंटरनेट के यूज से भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे, नेचुरल तरीके से हम जो खेती बाड़ी है वो करेंगे। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स को डिप्राइव नहीं करना, साथ ही साथ एक चीज और देखनी है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रहे, सस्टेनेबली हमने एग्रीकल्चर करना है। तो ऑर्गेनिक इनपुट्स पे रिलाई करना है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें एनिमल मैन्योर्स और कंपोस्ट का यूज किया जाता है बेसिक इनपुट्स के तौर पे। इसमें डिस्कार्ड किया जाता है यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओवरऑल देखा जाए तो हर चीज ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए, लैंड का डेवलपमेंट देखते हुए कि लैंड हमारी खराब तो नहीं हो रही, वो सारी चीजों के बेसिस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। और काफी सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका अगर टोटल फूड इनपुट देखें, फूड आउटपुट देखें,
तो 10% के अराउंड जो है ना वो ऑर्गेनिक फूड है। आज के टाइम पे लोग जो है वो ऑर्गेनिक फूड के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। उनको लगता है ऑर्गेनिक फूड अच्छा भी है, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, पर ऑर्गेनिक फूड थोड़ा सा महंगा होता है। कई केसेस में तो 100% रेट्स जो है वो ज्यादा होते हैं। पर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी ही क्यों है? पहली बात तो ये डिस्कार्ड करते हैं यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लगते हैं। इवन समहाउ क्रूड ऑयल का भी यूज जो है वो किया जाता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब अगर मान लो सपोज हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स से क्या होगा? मिट्टी में गए फर्टिलाइजर्स, ओके, पर पानी की हेल्प से पर्क्यूलेट किए नीचे। अब पर्क्यूलेट किए जब, तो जो फर्टिलाइजर्स केमिकली बेस्ड थे वो जाएंगे जमीन में, अंडरग्राउंड जाएंगे। अब जब अंडरग्राउंड जाएंगे तो पानी में भी मिक्स होंगे। मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल बताता हूँ। पंजाब में 2 डिस्ट्रिक्ट है, होशियारपुर एंड SBS नगर, नवा शहर। यहाँ पे इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज हुआ जाता है कि यहाँ का पानी कैंसरस हो चुका है। और ये रिपोर्ट मैं नहीं अपने बातों से नहीं बता रहा, ये एक स्पेशली पब्लिश रिपोर्ट थी। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए तो डेफिनेटली ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिगेन करता है। अब तो इतना ज्यादा लेवल बढ़ चुका है कि जो फसल है और जो हमारी जमीन है वो आदी हो चुकी है इन चीजों की। विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, विदाउट केमिकल सपोर्ट होता ही नहीं है। इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। जो एनिमल वेस्ट है या फिर जो हम नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके फार्मिंग करते हैं, वो हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से सस्ता पड़ता है। एंड देन ऑर्गेनिक फूड सच में बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है। डेफिनेटली बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी फूड होता है। मैंने कंपेयर किया, नॉर्मल पल्सेस में परचेज करके लेके आया एक, और देन मैंने टाटा की ऑर्गेनिक जो दाल है वो परचेज की, एंड सीरियसली टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क था। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना था ऑर्गेनिक वाला, ऑल्दो ये महंगा था, जो कि होना ही होना है क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीके से बना है, पर इसका जो टेस्ट था वो नॉर्मल पल्सेस से काफी ज्यादा बेटर था जो कि केमिकली मेड थी। तो डेफिनेटली हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, पर इसका एक ड्रॉबैक है। एक तो जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, मतलब जल्दी खराब हो जाता है। प्लस जो फसल की पैदावार है उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी फर्टिलाइजर्स के केस में होती है, पर उसका कंपनसेशन ज्यादा प्राइस करके फार्मर्स को मिल ही जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का दी एंड था। तो इस वीडियो में हमने टोटल 4 ऐसी चीजें देखी जो कि हमें बताते हैं कि यार रूरल डेवलपमेंट के लिए इन चीजों का हमारा डेवलपमेंट होना जरूरी है। और अगर ये चीजें सेट हो जाए हमारे, तो हमारे देश का डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ सकता है। 2% से हम 5 या 6% पे आ जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा जो GDP है वो 8-9% तक रेगुलरली ग्रो करना शुरू कर देगा। विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। इसके PYQs मैं अपलोड कर दूंगा साथ ही। तो तब तक अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।